डॉक्टर परीक्षित जोशी भी एचआर और ओबी में फैकल्टी हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, और मैम भी फैकल्टी हैं एचआर ओबी में एमिटी इंस्टीट्यूट नोएडा में। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू निशान जी। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, व्हाट अ पर्सन कैन डू दैट ही और शी कैन बिकम एम्प्लॉयबल, क्योंकि जो डेटा सामने आता है वो ये आता है कि जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं अराउंड 48% इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन से स्किल्स इनबिल्ड करने चाहिए जिससे कि हम एम्प्लॉयबल हो सके? देखिए सर, इसमें एक चीज है, कौन सी स्किल बिल्ड करनी चाहिए या कौन सी स्किल इग्नोर करनी चाहिए। उससे पहले मैं एक आपको रतन टाटा का कोट यहाँ पे रखना चाहूंगा कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, येट ऑल ऑफ अस हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। तो ये एक पैंडेमिक को आप एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि जो स्किल आपके अंदर नहीं है वो भी हम डेवलप कर सकते हैं। इस बात में तो बाद में आएंगे। पहले ये बताता हूं मैं आपको कि दुनिया इस पैंडेमिक से पहले और इस पैंडेमिक के दौरान और इसके बाद में बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है। तो जो पहले चीजें नॉर्मल थी वो अब नॉर्मल नहीं है। तो अगर आप ये बात करें कि कौन सी स्किल बिल्ड करनी चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा कि जो ये पूरा लर्निंग है या स्किल बिल्डिंग का क्वाड्रेंट है, इसके सर एक्चुअली 4 पार्ट्स हैं, 4 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज हु, सेकंड इज व्हाट, थर्ड इज हाउ एंड फोर्थ इज व्हाई। तो हु से शुरू करते हैं। हु इज द लर्नर, सीखना कौन चाह रहा है। सर पेंडेमिक से पहले की अगर आप सिचुएशन देखें तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी फीमेल्स डिग्री इसलिए लेती थी या उनके पेरेंट्स इसलिए उनको ग्रेजुएशन और पीजी कराते थे कि उनकी शादी हो जाए, एक अच्छा प्रपोजल मिल जाए, शादी जॉब मैरिज प्रपोजल अच्छा मिल जाए। लेकिन आज सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है सर। आज की डेट में हमको एक डिग्री की जरूरत नहीं है, हमें एक स्किल की जरूरत है। तो यहाँ पे वन हैज टू ट्रेड ऑफ कि whether you are really want to learn something or you are forcibly learning कि भाई मेरा दोस्त एमबीए कर रहा है मैं भी कर लूं, मेरा दोस्त फला सर्टिफिकेशन कर रहा है मैं भी कर लूं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस बात पे ट्रेड ऑफ करना है कि हु पैरामीटर बहुत जरूरी है। दूसरा आपको एक चीज सोचनी है, व्हाट विल बी योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप अगर स्किल बिल्ड कर भी रहे हैं तो उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आजकल ढेर सारे फ्री वेबिनार्स हैं, लोग इस रेट रेस में लग गए हैं कि मैं खूब सारे वेबिनार के ई सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लूं। कभी ये सोचो इसका फायदा क्या मिलेगा, आप सब कौन सी स्किल बिल्ड कर रहे हैं। तो स्किल छोटी बड़ी कोई नहीं होती है, स्किल एक स्किल होती है जो आपके लिए यूजफुल है। सेकंड क्वाड्रेंट है व्हाट। So I think Dr. Anshu is the right person to discuss this particular quadrant, ma'am. Thank you, sir. जो what part है वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। पहली चीज कि आपने अगर अपना करियर प्लान बनाया है कि आप अपने करियर का डायरेक्शन क्या रखना चाहते हैं, उस हिसाब से जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करियर दोनों को ही आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि आपके शॉर्ट टर्म करियर should be directed towards your long term career। तो जो आपका करियर प्लान है उस करियर प्लान के हिसाब से आपके करंट स्किल्स क्या हैं और आपके रिक्वायर्ड एक्चुअल स्किल्स क्या हैं। तो आपके ये एक्चुअल और ये डिजायर्ड स्किल का गैप कितना है, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आपको जो आपको ये डायरेक्ट करता है, आपको ये गाइड करता है कि कौन सा स्किल आपके लिए सही है। प्लस कुछ ऐसे एरियाज जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, अगर आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वहां पे कितने स्किल गैप्स हैं, वहां पे आपकी जरूरतें, कितना नॉलेज लेवल होना चाहिए, किस तरह की एबिलिटीज हैं जो डिमांड में है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, कैपेबिलिटीज है जो कि आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर ढूंढ रही है, जो आपको एम्प्लॉयबल बनाती है। तो उसे सीखने की जरूरत है। ये सीखेंगे कैसे, कहाँ से सीखेंगे? मेरे ख्याल डॉक्टर जोशी आप इस पे आपने बहुत सारे उस एरिया में आपने बहुत सारा वर्क किया है, तो आप प्लीज आप थोड़ा सा प्लीज थ्रो लाइट ऑन दिस एरिया कि
कहाँ से ये सीख सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा है वो हाउ का क्वाड्रेंट है कि हम सीखेंगे कैसे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा नॉन बंदा था, यू कैन से माय रिलेटिव, उसने ग्रेजुएट किया था, ग्रेजुएट था वो, अभी जस्ट 2020 में पास आउट हुआ। तो प्रॉब्लम ये हुई कि अभी पैंडेमिक की वजह से वो बेचारा थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गई फैमिली पे। उसने कहा मैं क्या करूं। उस लड़के ने बीएससी मैथमेटिक्स किया था एंड बिलीव यू मी सर उसकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी थी, लेकिन चूंकि वो एक छोटे शहर का था, वहाँ ऑनलाइन ये सब फैसिलिटीज नहीं थी, बेचारा बहुत परेशान था। मैंने उसको बोला कि बहुत सारे कोर्सेज इस समय चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है और बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है जो कोर्सेज रन कर रही है, तो उनको ज्वाइन कर। उसने कहा पैसे नहीं है। मैंने कहा फ्री ऑफ कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब कोर्सेज हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई जगह कई यूनिवर्सिटीज बहुत बिग ब्रांड कोर्सेज फ्री रन कर रहे हैं, लेकिन अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो पे करना है। अब यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए या स्किल चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, सर्टिफिकेशन मत लो। आज के डेट में सर्टिफिकेशन आपसे कोई ज्यादा लोग नहीं मांगेंगे, आपकी स्किल्स पे फोकस होगा। उस लड़के ने आर्क प्रोग्रामिंग का कोर्स किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ट्रायल कोर्स था वो, और फ्री में था वो कोर्स। उसने वो लड़के ने 1 महीने में पूरा कोर्स किया, और सर आप यकीन नहीं करेंगे आज वो कंपनीज के लिए डेटा एनालिसिस कर रहा है। नाइस। सो स्किल हाउ, इस पार्ट पे बहुत जरूरी है आपको फोकस करना कि वो जमाना चला गया जब कॉलेज जाना था तभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब सारी चीजें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले लिए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट सर, आज की डेट में कॉर्पोरेट आपकी ऑनलाइन लर्निंग स्किल्स को रिकॉग्नाइज करने लगा है। पहले इतनी वैल्यू नहीं थी, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो कोर्सेज होते थे उनका उतना रिकॉग्निशन नहीं था, बट आज के डेट में उन सबको रिकॉग्निशन मिलने लगा है। तो मैं कुछ कोर्सेज के नाम लूंगा यहाँ पे, कुछ पोर्टल्स के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है। जैसे कि एक आपका स्कूल के बच्चों के लिए है शगुन, और स्कूल टीचर्स के लिए है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स डेवलप किया है एमएचआरडी ने, ये है दीक्षा। उसके बाद ई पाठशाला हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स है। और उसके बाद अब आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो स्वयं पोर्टल, स्वयं में आपको इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल से लेके बायोटेक से लेके आपके मैनेजमेंट तक के वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात स्वयं की ये है कि अगर आप कोई कोर्स स्वयं से कर लें, पूरा क्रेडिट अर्न कर लें, आपने 2 क्रेडिट का कोर्स कर लिया और आप सपोज कोई एक रेगुलर कोर्स भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी बनाई है कि आपका स्वयं का जो क्रेडिट अर्नड है वो आपके रेगुलर कोर्स में यूज हो जाएगा, यानी एडवांटेज आपको ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। ओके। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ब्लेंडेड लर्निंग से हमको ये फायदा मिल रहा है कि हम वो क्रेडिट जो वहाँ अर्न कर रहे हैं वो हमारी डिग्री में भी यूजफुल है। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज है स्वयं प्रभा चैनल। ये यूजीसी, आईजी, इग्नू और एनसीईआरटी और कुछ बॉडीज ने मिलके पूरा एक डीटीएच चैनल की सीरीज लॉन्च की है, स्वयं प्रभा। तो यहाँ पे आपको सब ये छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में बहुत अच्छी स्किल बिल्डिंग, बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है। और ये स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक के इसमें वीडियोस और डिस्कशन फोरम्स वगैरह दिखाई जाते हैं। तो आज की डेट में इन चीजों का रिकॉग्निशन है, गवर्नमेंट खुद इतना एफर्ट्स पुट कर रही है। तो इस तरीके से हम ये आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वाई, वहां पे आते हैं। आई थिंक अंशु मैम इस पे आप बहुत अच्छा जस्टिफाई कर पाओगे इसको, प्लीज। जी बिल्कुल। जो जैसे सर ने कहा कि कौन किसे सीखना है, तो जो चाहता है वो सीखे, विलिंगनेस पार्ट होनी चाहिए। व्हाट में कि क्या सीखना है, तो अपने करियर प्लान के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए। पर जब हम वाई पार्ट में आते हैं तो वो क्यों पार्ट होता है, क्यों सीखना है। क्यों सीखने के पीछे आपको खुद के रीजंस देने होते हैं, आपको अपने स्किल्स एक्सपैंड करने हैं, आपको अपने अपने आप को अपस्किल करना है, आपको टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एरिया में कुछ टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करने हैं आपने। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कॉलेज में जो आपकी नॉर्मल कॉलेज करियर में एप्लीकेशन बेस्ड या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की ज्यादा स्कोप नहीं होता। तो उस केस में एक ब्रिज, एक गैप बन जाता है। वो गैप कहीं आपके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को ब्रिज नहीं कर पाता। ये जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बेसिकली आप एनहांसमेंट
तभी हो सकती है जब आप इस टेक्निकल और थियोरिटिकल और अपने प्रैक्टिकल पार्ट को, एप्लीकेशन पार्ट को अगर आप साथ साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जगह बनाना, और साथ ही साथ अपने अपने पोटेंशियल को पहचानने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। जब आप बहुत सारे एरियाज एक्सप्लोर करते हैं तो आपको समझ आता है कि ये एरिया है जो मेरी स्ट्रेंथ है। जब मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं उसको कैसे मैक्सिमाइज करूं। तो बेसिकली आप अपने मैक्सिमम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जो सर्टेनली आपको कहीं ना कहीं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को 10 फोल्ड्स बढ़ा देता है, 10 गुना वो इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए किसी भी चीज की, किसी भी नुआंसेस को समझने के लिए, किसी भी चीज की डिटेलिंग को समझने के लिए सिर्फ उसका एक किताबी ज्ञान मैं कहूंगी कि सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता। उसको प्रैक्टिस में लाना और उसको इतना प्रैक्टिस करना कि आप उसमें स्किल्ड हो जाएं, आप अपने अपने आप को उसमें एक्सपर्टीज लेवल करें कि आप, जब हम रेटिंग करते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप सारी एक्सपेक्टेशंस को ना सिर्फ मीट कर पाए बल्कि एक्सीड कर पाए अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल ये सारे कुछ कारण हैं जो कहीं पे काफी जरूरी है ध्यान में रखने के लिए, कि आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी प्लस अपनी अपस्किलिंग दोनों को मैप करके साथ साथ लेकर अपने लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी करियर लाइन में आप अपने लिए जगह बना सके। अंशु मैम, एक चीज जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम स्किल्स और सारी चीजें गेन कर लिए, एकेडमिकली जी बहुत साउंड है, स्किल वाइज भी जी साउंड हो गए, लेकिन कई बार हम प्रेजेंट नहीं कर पाते। और सबसे पहले हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो अपना करिकुलम विटे। तो उस जी सीवी में हम ऐसी कौन सी चीजें डालें, इनकलकेट करें कि वो सीवी हमारी बेहतर तरीके से प्रेजेंटेबल हो जाए और कुछ हद तक ऐसी हो जाए कि जल्दी रिजेक्ट ना की जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो एम्प्लॉयर्स चॉइस है कि वो किसको रिजेक्ट करता है। तो हम अपने बिल्कुल। साइड से बेस्ट सीवी कैसे बनाएं? मैं पहले एक छोटी सी चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि जो सीवी होती है, जिसको हम सीवी करिकुलम वेटे कहते हैं, ये एक्चुअली आपकी डिटेल्ड आपके बारे में जानकारी होती है। लेकिन जो रिज्यूमे होता है वो बहुत प्रिसाइज जानकारी होती है। तो जो फ्रेशर्स हैं बेसिकली वो अपना सीवी नहीं भेजते, वो अपना रिज्यूमे शेयर करते हैं। और जो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो अपनी उसमें डिटेल्ड उनकी जो भी एक्सपीरियंस है, जहाँ भी उन्होंने काम किया है, किस तरह का काम किया है, और भी सारी अचीवमेंट्स वो भेजते हैं। तो अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अभी आप कॉलेज से निकल के और मार्केट में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मैं सजेस्ट करने के पहले ये कहूंगी कि आपका जो रिज्यूमे है वो आपका ट्रेलर है आपकी पिक्चर का। तो आप अपना ट्रेलर अपना आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसमें अगर एक रिक्रूटर की नजर से या एक उस इंसान की नजर से जो शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा होता है आपके रिज्यूमे को, वो कुछ कीवर्ड्स देखना चाहता है, तो आप अपने रिज्यूमे में अपने लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करें। सबसे पहली चीज जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल हो, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी स्किल्स को मेंशन करें। आप उन चीजों को ना मेंशन करें जो बहुत स्टीरियोटाइप है, जैसे मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल करें। मैं एक्सपेरिमेंटल हूँ, मैं लर्नर हूँ, तो इस तरह के वर्ड जो कि कहीं, और हमेशा ध्यान रखें कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उसको आप जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो वर्ड्स उस ऑर्गेनाइजेशन के कहीं कोर कॉम्पिटेंसीज के पार्ट भी हैं, कि आप कहीं पे उस पोजीशन के लिए अपने आप को कहीं सुटेबल साबित कर रहे हैं, क्योंकि एक फिक्स कर तरीके पा से रहे आप, बिल्कुल, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को सेल कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हमेशा सबसे जरूरी है, और ये एकदम शुरू में ही आपके रिज्यूमे में होना चाहिए। आपकी पर्सनल प्रोफाइल होनी चाहिए जिसमें आपके स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ्स मेंशन होनी चाहिए। और मैं एक बात यहाँ पे जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि आपकी वीकनेसेस जैसी कोई चीज नहीं होती, वो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको काम करना है। तो
एज सच कभी वीकनेस जैसी कोई चीज मेंशन ना करें। हमेशा कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वीकनेस टेम्पररी नहीं होती, वो परमानेंट होती है। और मेरे ख्याल ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि परमानेंट है, आप उस पे काम करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जरूर रखें। प्लस आज की डेट में आपके रिज्यूमे में आपका सोशल प्रेजेंस कितना है वो भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आपको सिलेक्ट किया जाता है और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो आपकी सोशल प्रेजेंस कैसी है वो भी आपके रिज्यूमे में अब मेंशन होना चाहिए, जैसे कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का डिटेल होना चाहिए, या जहां भी आप जैसे भी आपकी सोशल प्रेजेंस है वो मेंशन होनी चाहिए। तो अगर सोशल प्रेजेंस आप मेंशन कर रहे हैं तो फिर आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आप उस सोशल मीडिया पे आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि रिक्रूटर आपको वहां से ट्रैक कर रहा होता है। मेरे ख्याल डॉक्टर जोशी इसमें आप मुझे एक मुझे एक केस याद आता है कि एक लड़की ने अप्लाई किया था एक एमएनसी में, एंड बहुत अच्छी प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था। लड़की का खुद का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा था। इत्तेफाक से उस एमएनसी की जो एचआर है, सीनियर एचआर है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो शी ओनली शेयर्ड दिस स्टोरी विद मी। तो हुआ क्या कि उस लड़की को कॉल गया कंपनी से कि मैम आपका इंटरव्यू इस डेट पे इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में फिक्स हुआ है, सो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। और तो बोली नहीं नहीं, इसमें तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ और मुझे कुछ फैमिली फंक्शन है एंड ऑल। उसने कुछ बहाना बना दिया। पैरेलल कंपनी जो थी उसकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ट्रैक कर रही थी, तो उसका फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरीथिंग, इंस्टाग्राम, सब कुछ ट्रैक हो रहा था। तो वहां से ये निकल के आया कि उस लड़की ने उस दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी प्लान कर रखी थी। तो अब सर यहाँ पे एक्चुअली हमें ये सोचना है ना, हमारे लिए जरूरी क्या है, जॉब या फिर हमारे पर्सनल असाइनमेंट। प्रायोरिटीज भी दिखा रहा होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आपकी सिंसियरिटी और ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं। इनफैक्ट जी मैम ये बिल्कुल। यहाँ पे बहुत दफे मैं देखता हूँ, जैसे मेरी प्रोफाइल है तो निशांत मिश्रा के नाम से, तो it will come like facebook.com/Nishant Mishra. Sometimes I find like rocks, Nishant Rocks, Nishant the Hulk, Nishantosaurus. So that is also not that professional कि MNCs या कोई भी कंपनी आपको employable समझे या serious समझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो आप ट्रेलर है, जैसा मैंने कहा आपकी पिक्चर का ट्रेलर है, तो ट्रेलर को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी पिक्चर कैसी होगी ये अज्यूम करने में। तो हमेशा ध्यान दें ट्रेलर अच्छी हो। एक चीज सर ये आता है आजकल, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये कितना सच है कि अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बिगड़ गया ना, सपोज वो बॉयफ्रेंड के साथ गई थी मूवी देखने, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ हर फर्स्ट इम्प्रेशन। So is there an opportunity in this corporate world कि you can mend your first impression? आप बेहतर कर सकते हैं, या फिर ये सच है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन? नहीं सर, ये काफी हद तक सच है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बहुत हैवी पड़ता है फर्स्ट इम्प्रेशन का, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन को आपको सही करने में पूरी लाइफ या पूरा क्या कहते हैं आपका टेन्योर बीत जाता है। तो सबसे पहले देखिए ना सर, इम्प्रेशन क्या चीज है। इम्प्रेशन है कि आपके बारे में कुछ जान के मैं आपकी क्या इमेज बनाता हूँ अपने माइंड में। अब देखिए, इम्प्रेशन बनाने के बहुत सारे टच पॉइंट जिसे हम कहते हैं, तो देयर आर सेवरल टच पॉइंट्स जहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिजिकल मीटिंग। आप पर्सनली फेस टू फेस किसी से मिल रहे हैं, तो आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप द वे यू कैरी योरसेल्फ, ठीक है, आप कैसे अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं। इवन सर बहुत छोटी छोटी चीजें, आपने शूज जो है वो लेस वाले पहने हैं या विदाउट लेस कट शूज पहने हैं, इसका भी फर्क पड़ता है। कट शूज रिफ्लेक्ट कि आप एक्चुअली बहुत लेजी टाइप के पर्सन हैं, आपके शूज पॉलिश्ड हैं या नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, दूसरा मोड है सर वर्चुअल, जो आजकल चल ही रहा है इन दिस कोविड एरा। अब वर्चुअल प्रेजेंस में दो बातें होती है। एक, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि योर प्रेजेंस ओवर सोशल मीडिया, तो वो भी एक वर्चुअल प्रेजेंस है। और आजकल सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉफ्टवेयर, every good MNC is using AI enabled software for shortlisting their candidates. So the moment you apply, आपकी सारी प्रोफाइल्स को सॉफ्टवेयर निकाल के रख देगा कि आपकी सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रेजेंस है, आप किस तरह के ट्वीट्स करते हैं, मतलब आपका सेंटिमेंट एनालिसिस से लेके आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट
हर एक चीज एनालाइज हो जाएगी। तो वर्चुअल प्रेजेंस या वर्चुअल इंप्रेशन क्रिएट करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, इसको बहुत अच्छा रखें। You should align your social media presence with your career or with your goals. तो मुझे एकेडमिक्स में रहना है, मुझे एकेडमिक्स में ग्रो करना है, तो मैं अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस वैसे ही रखूंगा कि आई शुड बी मोर टुवर्ड्स एकेडमिक एक्टिविटीज या सोशल एक्टिविटीज विच आर टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब मेरे को उलझुल पोस्ट उसमें नहीं डालना, या वो जैसे मतलब वो क्या कहते हैं जस्ट लाइक वो बॉयज वाली हरकतें, बॉयज हरकतें उस तरह की नहीं कर सकता हूँ। सो दे आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। वर्चुअल मीट का एक और पैरामीटर है सर, जैसे कि हम लोग अभी इंटरेक्ट हो रहे हैं, दैट इज थ्रू वर्चुअल मीडियम। तो इसमें भी आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज, या ये तो काफी पहले से भी ट्रेंड शुरू हो गया था, स्काइप के थ्रू इंटरव्यू या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरव्यू होने लग गए थे, जस्ट टू सेव द कॉस्ट एंड टाइम। तो सर इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ। कई बार मैंने देखा है लोगों को कैमरा पोजीशन करना नहीं आता, उनका कैमरा कहीं जा रहा है, उनकी बॉडी कहीं जा रही है। उसके बाद फोटो बॉम्बिंग इज देयर, आपका इंटरव्यू चल रहा है, पीछे से आपका बच्चा आके कुछ कर रहा है या आपका फ्रेंड आके कुछ परेशान कर रहा है। तो सर ये सारी चीजें, इनका बहुत इंप्रेशन पड़ता है, इनका इम्पैक्ट पड़ता है, एंड दीज थिंग्स रियली मैटर अ लॉट। थर्ड इंप्रेशन का जो पैरामीटर है सर वो है डॉक्यूमेंट्स। तो आपका डॉक्यूमेंट आपके बिहाफ में बोलता है, जैसे कि लास्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट सीवी। आपका सीवी इज एक्चुअली स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ। ऐसे ही आपकी पीएचडी थीसिस, आपकी डिसर्टेशन रिपोर्ट, दीज थिंग्स आर एक्चुअली स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ। आप वहां फिजिकली नहीं हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपके बिहाफ में बोल रहा है। तो आपको उसको भी बहुत अच्छे से बनाना है। कहीं मतलब जस्ट मेक श्योर कोई किसी तरह की गलती ना हो while you are drafting or while you are making a CV. You should know what is the difference between CV and resume, जैसे अभी डॉक्टर अंशु ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। So first impression is the last impression. I believe, I truly believe, कितना टाइप का इंप्रेशन होता है, कैसे कैसे क्रिएट होता है, ये भी हमने एक स्नैपशॉट इसका ले लिया डिस्कशन करके। मैम एक चीज आपसे और पूछना था मेरे को कि कंपनीज कंटिन्यूअसली ले ऑफ कर रही हैं अपने एम्प्लॉइज को। जी। अभी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आए कि 30% एम्प्लॉइज से आप काम चलाइए। जिन कंपनीज को मालूम पड़ा कि 30% से मेरा काम चल रहा है, उन्होंने 70% को ले ऑफ कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में स्किल की तरफ आदमी जाए कि नेसेसिटी की तरफ जाए? क्योंकि एक तरफ ये तो इम्पोर्टेंट है मैम कि आपको ई लर्निंग और ई ट्रेनिंग के दौरान आप स्किल्स बहुत सारे नए नए अटेन कर रहे हैं, उन्हें आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन स्टिल जो सिचुएशन है पैंडेमिक के समय, उस वक्त हम नेसेसिटी की ओर जाएं या वी शुड स्टिक ऑन आवर स्किल एंड वी शुड बी बिलीविंग दैट वन डे आवर स्किल विल आल्सो हैव एनी अपॉर्चुनिटी? सर इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो जो लेऑफ्स हो रहे हैं, अगर आप उसका डेटा देखें तो उस डेटा के हिसाब से लेऑफ्स मैक्सिमम उनके हुए हैं। अगर आप अपने अपने ही मैन पावर को आप अगर कैटेगराइज कर रहे हैं तो लेऑफ्स उनके हुए हैं जो या तो प्रोडक्टिव नहीं थे या तो मैनेज कर रहे थे अपनी प्रोडक्टिविटी, या अगर प्रोडक्टिव थे भी तो कंसिस्टेंट नहीं थे, तो कहीं या फिर वो अपने आप को जरूरत के हिसाब से चेंज नहीं कर पा रहे थे, अडेप्ट नहीं कर पाए। तो अगर हम स्किल को एक जरिया माने कि एक मीन्स है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, और वो प्रोडक्टिविटी सिर्फ रिजल्ट नहीं है, सिर्फ आउटपुट नहीं है कि आपने कोई काम किया और उसका आपने कोई काम किया तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो एक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। लेकिन क्या वो रिजल्ट आपके डिजायर्ड आउटकम को मीट कर रहा है? आप वो काम जिस वजह से कर रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव मीट हो रही है? तो वो आउटपुट और आउटकम का डिफरेंस हो जाता। हर बार आउटपुट सफिशिएंट नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन को आउटकम्स चाहिए होते हैं। आपने कहा कि स्किल, तो स्किल सिर्फ आपको अपस्किल या आपको एक आपको कहीं एम्पावर नहीं करता, बट ऑल्सो आपकी प्रोडक्टिविटी में भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप प्रोडक्टिव है तो आई एम श्योर कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रिटेन किसी भी उस एम्प्लॉय को नहीं निकालना चाहती जो प्रोडक्टिव है और उसे वो अपना बेस्ट दे रहा है। लेकिन हाँ,
रिटेन करने के लिए या रिटेन होने के लिए आपका आउटकम हमेशा ही मेजरेबल और नीट होना चाहिए। तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखें कि स्किलिंग के थ्रू, स्किलिंग एज आई सेड कि एक मीन्स, एक जरिया है जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, और जब आप प्रोडक्टिव बनते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के उन टारगेट्स को भी अचीव कर पाते हैं जो जनरली लोग इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वो कहीं पे उसको मीट नहीं कर पाते, कहीं पे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो एफिशिएंट तो होते हैं पर इफेक्टिव नहीं होते। तो आपको हर हालत में अपने आप को एफिशिएंट भी साबित करना है और इफेक्टिव भी साबित करना है। आई एम श्योर कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको लूज नहीं करना चाहेगी। डेफिनेटली। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं, पर अगर आपके अंदर वो मेटल है, आपके अंदर वो मैं बोलूंगी कि स्पिरिट है, तो आपके लिए हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन में जगह भी है और आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के डोर्स हमेशा ओपन भी हैं। तो आप हमेशा ही एम्प्लॉयबल भी हैं और प्रोडक्टिव भी हैं। डेफिनेटली मैम। सर, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो कि खत्म होते दिख रहे हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स की बात करूं तो। क्योंकि अभी जैसे मैम से बात हो रही तो मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल में है, वॉलीबॉल में है। अभी तो ना तो प्रैक्टिस हो पा रही है, ना ही कहीं ट्रायल्स हो रहे हैं। पूरी तरीके से उनका करियर एक पॉज पे आ गया है। तो ऐसे लोग फिर सर क्या करें जो कि नेशनल लेवल खेलने की स्किल रखते हैं, बट राइट नाउ दे कैन नॉट, और एक सर्टेन एज के बाद आपको स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी बार कर देता है कि अंडर 19 है तो अब 20 साल के हो गए तो अब नहीं आ सकते, और ये पूरा साल वेस्ट जा रहा है उनका। तो वो लोग सर कैसे मोटिवेटेड रहें और कैसे क्या करें? इसमें इनफैक्ट सर आज ही बीसीसीआई ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू की हैं कि जिन्होंने अपनी एज फ्रॉडुलेंट एज लिखी हुई है, सो वो अपनी एज डिस्क्लोज कर दें। इनफैक्ट राहुल द्रविड़ जी ने ही ये गाइडलाइंस इशू की हैं कि जिन्होंने अपनी एज फ्रॉड बताई है, एज गलत बताई है, वो अपनी करेक्ट एज बता दें, अदरवाइज अगर एसोसिएशन ने पकड़ लिया तो उनको फिर डीबार कर देंगे फॉर 2 years। तो सर यहाँ पे एक चीज है कि नो डाउट पैंडेमिक इज देयर, सिचुएशन सबके लिए बहुत बुरी है और जॉब सस्टेन नहीं हो पा रही हैं, और आने वाले 1-2 साल तक कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि न्यू नॉर्मल क्या होगा, कैसे होगा। तो सर यहाँ पे एक चीज है, देखिए एक बहुत अच्छी कहावत है, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्समैन, कि असली गेम जो होता है दिमाग के अंदर होता है। फील्ड पे जो खेल चल रहा होता है उससे बड़ा खेल दिमाग के अंदर चलता है। अगर आप देखें महेंद्र सिंह धोनी सक्सेसफुल कैप्टन, तो भाई मैंने अपने लाइफ मतलब अपने एरा में तो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को ही देखा। इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ आउटकम या किसी भी चीज की में आप बात करें, एम्प्लॉय मोटिवेशन या कुछ भी देख लें, तो महेंद्र सिंह धोनी, उसके दिमाग में गेम चलता था, फील्ड से ज्यादा दिमाग से खेलता था। तो सर इस समय जरूरत है कि हमको सबसे पहले जितने हमारे स्पोर्ट्समैन थे उनको अपनी ये स्पिरिट खत्म नहीं करनी है कि अब तो मेरी एज चली गई, अब मुझसे कुछ नहीं होगा एंड ऑल, ऐसा नहीं है। जो एक न्यू नॉर्मल आएगा उसके लिए न्यू नॉर्मल गाइडलाइंस भी होंगी। तो सर अगर 20 इयर्स एज है, मैं समझ रहा हूँ कि आप 20 इयर्स ब्रैकेट में नहीं जाओगे, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी कि आपको एक अच्छा जंप देगी, आपको हायर एज ग्रुप में कंसिडरेशन मिलेगा। दूसरा सर देखिए, एक टीचर के लिए काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो अच्छे स्टूडेंट्स बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एचआर पढ़ा रहा हूँ या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले आए, वो अच्छा नहीं। बच्चा वो अच्छा है जो पास होने के बाद, अपना कोर्स करने के बाद नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान। तो सर स्पोर्ट्समैन के लिए तो मेरा एक समय सबसे अच्छा सजेशन या रिक्वेस्ट जो भी कह लीजिए ये है कि दे शुड फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग मोर स्पोर्ट्समैन। सो वो दिमाग का गेम सिखाना शुरू करें। सो दे शुड स्टार्ट गिविंग कोचिंग, दिस वर्चुअल कोचिंग टू बडी स्पोर्ट्समैन, टू यंगस्टर्स, सो दैट उनको एक्चुअल जो डिफिकल्टी लोग फेस करते हैं, जो एक स्पोर्ट्समैन डिफिकल्टी फेस करता है सर, एक स्कूल से डिस्ट्रिक्ट तक जाने में, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से नेशनल तक जाने में, एक्चुअली जो चैलेंजेस होते हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो चैलेंजेस शेयर करे, उन यंगस्टर्स को बताए कि हाउ टू ओवरकम सच चैलेंजेस, और दूसरा उनको मेंटली वो प्रिपेयर करना शुरू कर दे। आई एम प्रिटी श्योर सर जब भी ये चीजें नॉर्मल होंगी तो इन स्पोर्ट्समैन के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे प्रोविजंस आएंगे,
क्योंकि सर बहुत है इंटरनेशनल रिप्यूट के स्पोर्ट्समैन हैं, उन सबके कैरियर इस समय होल्ड हो चुके हैं। बिल्कुल। सो टू नेम फ्यू, जैसे कि आप देख लीजिए एमसी मैरी कॉम, अभी वो क्या कर रही है, घर में प्रैक्टिस कर रही है और आस पड़ोस के बच्चों को घर में कोचिंग दे रही है, तो उनके वीडियोस में अक्सर देखता रहता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रखनी है, तो स्पोर्ट्समैन के लिए वो स्पिरिट को जिंदा रखना और मेंटल गेम सिखाना और गाइड करना लोगों को, वो इस समय ज्यादा जरूरी है। दिस इज व्हाट आई फील। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। यस मैम, आप कुछ just to add to what Dr. Parikshit sir said, ये जो माइंड गेम उन्होंने कहा, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये जो अभी लग रहा है कि बहुत ग्लूमी सिचुएशन है और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, एक्चुअली ये एक टनल, अभी हम उस टनल में है, इसके आगे बहुत ही ज्यादा रोशनी है। तो आप जैसे ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, क्योंकि हम पॉलिटिकली भी अभी उस पोजीशन में है कि जहाँ पे हम इंटरनेशनल मैप पे ग्लोबली हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम अपॉर्चुनिटी तुम्हें देंगे और तुम अपॉर्चुनिटीज हमें दो। तो हम बहुत बहुत उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमारे कंट्री के फेवर में भी जा रही है और हमारे मैन पावर के फेवर में भी जा रही है, क्योंकि हम जहां से जिस नोट पे हमने ये डिस्कशन शुरू की थी कि लर्निंग के लिए विलिंगनेस जरूरी है, तो हमारे यहाँ विलिंगनेस भी है और हमारे यहाँ वो स्पिरिट भी है कि हम लर्न करें। तो वो माइंड गेम हमेशा, जैसा कि सर ने कहा कि माइंड गेम हमेशा वो पॉजिटिव वे में चलता रहना चाहिए, वो लर्निंग जो आपकी वो स्पिरिट है वो बरकरार रहनी चाहिए। और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज, तो वही कहते हैं 3 इडियट्स में कि तुम कामयाबी, अपने आप को तुम वैसा बना लो कि कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आए। तो दिल्ली दूर नहीं है, बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप कि आप सभी व्यूअर्स को काफी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे पैंडेमिक सिचुएशन में हमें अपने स्किल्स पे काम करना है, हमें जो अपॉर्चुनिटीज इस नए नॉर्मल में, न्यू नॉर्मल में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको ग्रैब करना है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम वंस अगेन। थैंक यू निशान, थैंक यू सो मच।